वेलकम टू एडुईव। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फेडरलिज्म, जो कि क्लास 10 सिविक्स का सेकंड चैप्टर है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ पीएससी और यूपीएससी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक रखता है। तो आज की जो थीम है फेडरलिज्म, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि फेडरल सिस्टम क्या है, इसके मेन फीचर्स क्या हैं, फेडरल सिस्टम जहाँ पे होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह का होता है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती हैं। फेडरल सिस्टम स्पेशली इंडिया में किस तरह से काम करता है, किस तरह का फेडरल सिस्टम इंडिया में है, और आजकल के संदर्भ में यदि हम देखें आजकल के रेफरेंस में तो ये किस तरह से बेनिफिशियल है कंट्रीज़ के लिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फेडरलिज्म है क्या। फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि जो पावर्स होते हैं वो किसी एक गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रह करके डिवाइड होते हैं। ये किस तरह से डिवाइड होते हैं कि पहले तो ये सेंट्रल अथॉरिटी जो की होती है, यूनियन अथॉरिटी होती है, उसके हाथ में पावर्स होते हैं, और उसके अंडर में जो बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स होती हैं, रीजनल वाइज या स्टेट वाइज, उसमें ये पावर डिवाइड होते हैं। तो फेडरल सिस्टम का मतलब ही होता है कि एक से अधिक, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक से अधिक गवर्नमेंट होती है। उसमें जो सेंट्रल सिस्टम होता है उसके पास एबंडेंस ऑफ पावर होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिवाइड होते हैं स्टेट की गवर्नमेंट में, और कहीं कहीं पे जो यूनियन सिस्टम होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके जो पावर होते हैं वो कहीं स्टेट गवर्नमेंट को डोमिनेट करते हैं या उससे कनेक्ट करते हैं, या कहीं कहीं पे इससे जो स्टेट गवर्नमेंट को बहुत अधिक फ्रीडम भी मिली होती है। दूसरा टॉपिक जो आता है फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में जो 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे एक गवर्नमेंट जो होती है पूरे एंटायर कंट्री के लिए होती है, और सारे जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि नेशनल इंटरेस्ट हो, जैसे कि डिफेंस है, अदर पावर्स होते हैं, वो जो नेशनल इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, लेकिन जो अदर स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं उसके हाथ में भी, जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को स्टेट संभालती है। इस तरह के सिस्टम में जो गवर्नमेंट जो है इंडिपेंडेंट होने के बाद भी आपस में कनेक्टेड रहती हैं और अपने अपने पावर को एंजॉय करती हैं। फेडरलिज्म कि ऐसे कौन से फीचर्स होते हैं जो इसको सक्सेसफुल बनाते हैं और उसमें जो गवर्नमेंट की वर्किंग है उसको स्मूथ करते हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर होता है, यदि हम देखें जिसके द्वारा हम फेडरल सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं किसी कंट्री के, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि गवर्नमेंट में केवल एक ही तरह की गवर्नमेंट नहीं होती, उसमें 2 भी हो सकती हैं और 2 से अधिक भी हो सकती हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसके साथ में आपके स्टेट गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, पंचायत है, जिला परिषद है। इस तरह से बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, छोटे छोटे डिवीज़न भी फेडरल सिस्टम में मिलते हैं। तो ये जैसे कि लेजिस्लेशन है या टैक्स है या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, इसमें जो है अलग अलग लेवल की स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्पेसिफिक राइट मिले हुए होते हैं जिस पर कि वो डिसीजन खुद ले सकती है। एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। अथॉरिटी जो होती है, मतलब जो पावर जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिली होती है। मतलब उनको ये राइट्स दिए जाते हैं कि वो किस तरह के मैटर्स में किस तरह से अपने सिस्टम को चला सकें, गवर्न कर सकें, या कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे या रीजनल या स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट के जो पावर्स डिवाइड होते हैं उसको समय समय पे जो कोर्ट होता है उसके पास ये पावर रहते हैं कि वो उसको अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकता है। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जो फाइनेंशियल मतलब जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जहाँ से टैक्स आता है, जहाँ से कमोडिटीज से पैसे आते हैं, ये जो मैटर्स होते हैं, फाइनेंशियल मैटर होते हैं, वो हर लेवल की गवर्नमेंट को एकदम क्लियरली स्पेसिफाइड किए जाते हैं, और उसके जो राइट्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने राइट्स होते हैं। किस पर्पस से जो बनाया जाता है फेडरल सिस्टम, तो उसके 2 ऑब्जेक्टिव काम करते हैं। सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री को यूनाइटेड रखने के लिए, स्पेशली ऐसी कंट्रीज जैसे हमारी इंडिया है, या ऐसी कंट्रीज जहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, जहाँ पे कम्युनिटी ज़्यादा है, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिफाइड रिसोर्सेज हैं, ऐसी कंट्री को यूनाइट करना मुश्किल हो जाता है जब वहाँ की यूनिटी को सेफ गार्ड करने के लिए, ताकि वहाँ की यूनिटी बनी रहे और एक कनेक्शन के साथ, स्मूथ सिस्टम के साथ फेडरल सिस्टम वर्क कर सके, ये बहुत बेनिफिशियल होती है।
वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे रीजनल डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जहाँ वो भी एकोमोडेट करने के लिए, एक साथ समाहित करने के लिए भी फेडरल सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे फेडरल सिस्टम काम करता है वो भी दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। इसमें पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो बाकी यूनिट्स हैं वो एक साथ तो काम करती हैं, लेकिन वो साथ होती हैं पर उनकी जो सॉवरेंटी है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो ज़्यादा स्पेसिफिकली डिवाइड रहती है। उनके जो पावर्स होते हैं बहुत ऑटोनोमस होते हैं और सेपरेट होते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये इस तरह के फेडरेशन सिस्टम ही यहाँ पे काम करता है। और दूसरी तरह का सिस्टम होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ताकि नाम से ही समझ में आता है कि इसमें इस तरह के जो सिस्टम मिलता है जनरली ऐसी कंट्रीज़ में मिलता है जहाँ पे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट हो। जैसे हमारे इंडिया में ही इतने गवर्नमेंट होती है, उसको कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट में अपना एक डोमिनेशन रखना पड़ता है। तो जहाँ पे जब रीजनल डाइवर्सिटी हो, जहाँ पे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हो, ऐसी कंट्रीज़ जो होती हैं उसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन सिस्टम पाया जाता है। ये जो एग्जांपल मिलता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन सिस्टम का वो मिलता है इंडिया में, स्पेन में, बेल्जियम में। ये एग्जांपल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन सिस्टम की। इंडिया में फेडरल सिस्टम की क्या ज़रूरत है, किस तरह से यहाँ पे इंडिया में जो फेडरल सिस्टम काम करता है ये हम देखेंगे। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ के सिटीजन को ये राइट है कि वो अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बना सके। सारे रीजन हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। इस तरह से यहाँ पे फेडरल सिस्टम किस हद तक के सक्सेसफुल हुआ है और उसके रीजंस क्या है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। स्टेट्स को उनकी लैंग्वेज के आधार पर लिंग्विस्टिक स्टेट्स अलग अलग बनाए गए। इस तरह के फॉर्मेशन से जो कंट्री की यूनिटी जो है इम्प्रूव हुई और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में भी ये बहुत अधिक सक्सेसफुल साबित हुआ। बहुत सारी लैंग्वेज होने के बाद भी हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे हिंदी होने के बाद भी ये प्रोविज़न रखा गया कि जो 21 लैंग्वेज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसको कोई एग्ज़ाम भी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन पे यदि होते हैं तो उसको जो है अदर लैंग्वेजेस में भी ऑफिशियल लैंग्वेज के बाद उनकी ओन लैंग्वेज में भी वो एग्ज़ाम देने का प्रोविज़न दिया गया, ताकि कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज भी इसके लिए बैरियर ना बने। हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम में सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे बहुत अधिक ध्यान दिया गया कि जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको किस तरह के पावर से उसको दिए जाएं, जिससे कि एक सेपरेट और साथ में एक कनेक्टेड फंक्शनिंग के साथ में गवर्नमेंट चल सके। फेडरल सिस्टम के साथ ही हमारे यहाँ 1990 में कोलिशन गवर्नमेंट का सभा में यदि हमारी किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो बहुत सारी पार्टीज़ मिलकर के कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ये भी एक फेडरल सिस्टम में फीचर है, एक नया कल्चर लेकर के आया जिसमें कि पावर शेयरिंग का कल्चर दिखता है। पावर शेयरिंग हमने पहले की वीडियो में पढ़ा है। ये कोलिशन गवर्नमेंट भी हमें फेडरल सिस्टम का एक पहचान है। फेडरल सिस्टम की एक बहुत बड़ी खास बात होती है दैट दे आर हैविंग द टायर्स, और इसमें अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट मिलती है। किस तरह से एट द नेशनल लेवल इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट होती है। नेशनल लेवल पे जो कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी है, डिफेंस है, इसको इस तरह के मैटर्स हैं उसको नेशनल लेवल की गवर्नमेंट ही गवर्न करती है। एट द स्टेट लेवल इज़ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट लेवल पे जो होती है टैक्सेशन है, जुरिडिक्शन है, एजुकेशन है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। और उसके बाद आती है लोअर लेवल की जो लोकल गवर्नमेंट, उसमें आपकी आती है पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जिला परिषद हैं, ये लोएस्ट लेवल की गवर्नमेंट कहलाती है। इस तरह से ये 3 टायर कहे जाते हैं। फेडरल सिस्टम जो होता है, स्पेशली हम इंडिया में यदि देखें तो पावर्स का डिवीज़न बहुत प्रॉपरली मिलता है। तो किस तरह के सब्जेक्ट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, स्टेट लेवल के गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, और ऐसे कौन से टॉपिक होते हैं इस पर कि दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये जो डिवीज़न है, ये 3 लिस्ट बनाई गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली पीएससी यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ये कौन सी 3 लिस्ट है जिसमें कि डिवीज़न किया गया है अकॉर्डिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ द
फंक्शनिंग ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट। तो ये लिस्ट जो है 3 उसमें डिवाइड की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉनकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट हम सबसे पहले देखते हैं। इसमें जो है नेशनल लेवल के जो सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कि केवल सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट ही इस तरह के काम को देखती है, जिसमें कि हमारा डिफेंस है, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, विदेश नीति है, हमारे डिफेंस है, सुरक्षा है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन एंड करेंसी सिस्टम है। ये सारे ऐसे मैटर्स हैं जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है केवल अकेले इस पे वर्क करती है, इससे रिलेटेड लॉज बनाती है। स्टेट लिस्ट जो होती है, जैसा कि हमने कहा कि हमारे यहाँ जैसे स्पेशली इंडिया में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, तो इसमें जो एक स्टेट लेवल पे जो वर्क होते हैं, वो चाहे पुलिस सिस्टम हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो, इरिगेशन हो, ये जो टॉपिक्स होते हैं, इस पे स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग वो इससे रिलेटेड लॉज बना सकती है। 3rd नंबर की जो लिस्ट है वो है कॉनकरेंट लिस्ट, जिसमें कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि मेन जो गवर्निंग होती है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, लेकिन इसके स्टेट लेवल इस पे जो काम करता है, दोनों की फंक्शनिंग कहीं कनेक्टेड होती है। और ये टॉपिक होते हैं जैसे कि एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज, एडॉप्शन और सक्सेशन ऑफ बोथ। ये और इन टॉपिक्स पर चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो और स्टेट गवर्नमेंट है, वो मिलकर लॉज बना सकती हैं। इन केस यदि कुछ मैटर्स पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, तो उस पर यूनियन गवर्नमेंट की डोमिनेशन ज़्यादा होता है। और एक कुछ और सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको रेसिडरी सब्जेक्ट कहा गया। अब रेसिडरी तीनों लिस्ट में नहीं शामिल किए गए हैं, मतलब ना तो यूनियन लिस्ट में आते हैं, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉनकरेंट लिस्ट में। ये टॉपिक्स होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, which do not fall in any of the above 3 lists and referred as residuary subject. The union government can make laws on these subject. तो इस तरह के टॉपिक्स में केवल यूनियन गवर्नमेंट ही वर्क कर सकती है। तो फेडरल सिस्टम को यदि हम ओवरऑल इसका एनालिसिस करें तो हमको ये समझ में आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन पावर का नहीं हो पाता और एक बहुत अच्छी यूनाइट गवर्नमेंट बहुत सारे डिवीज़न के बाद भी चलती रहती है। क्योंकि ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो, रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हो, कम्युनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे डिसीजंस लेना उतना आसान नहीं होता। और इससे भी जो कंडीशन आती है वो होती है डिसेंट्रलाइजेशन की। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स बहुत तरह के प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ क्रिएट करता है। फेडरल सिस्टम एक बहुत ही सक्सेसफुल फॉर्मेशन है गवर्नमेंट का। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है जिसके अपने पावर्स होते हैं, इंडिपेंडेंटली वो काम करके भी आपस में कोऑर्डिनेट कर पाती हैं। आई होप कि आपको फेडरल सिस्टम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत जल्द ही इसमें जो क्वेश्चंस हैं, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है और आपको आगे जानना भी ज़रूरी है, इसके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगी। यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह के एग्ज़ाम से, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट करता है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो समय पर मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।